मेम्ब्रेन नहीं होगा और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। मैंने वही यहाँ पे लिख दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट नहीं लिखना है। अभी अभी आपने देखा है कि बैक्टीरिया भी जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है, सर नो देखा आपने? आप जैसे जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, आपकी बॉडी में जैसे 23 पेयर है, उसके पास एक ही है, बट है तो, है ना? तो ये कभी भी नहीं लिखेंगे कि न्यूक्लियस नहीं है, भाई न्यूक्लियस का सारा कंटेंट तो वो कैरी कर ही रहा है, बट उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी चारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है। ये आपके टेबल में नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चों को मैम लिखवाती हूँ तो न्यूक्लियस कहती के हूँ बिना तो मैम सेल ही मर जाएगा। हाँ, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है, उस मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, समझे? जैसे यहाँ पे हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चीजें अंदर जाएंगी बाहर जाएंगी, वो सारी फैसिलिटी प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है, ठीक है? मैम उनके पास तो न्यूक्लियोलस होता है जो मैम थोड़ा सा हाँ अनएडवांस्ड होता है। हाँ, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, सोचिए क्या होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस हम क्यों बोल रहे हैं वहां पे, पता है आपको? जैसे आप रहते हैं ना, जैसे आपको कोई लेटर या कुछ मंगवाना है, आप फ्लिपकार्ट पे सामान ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, सामान ऑर्डर हो गया, बस 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 पैसे ऐसे ही कटवा दिए? आप 10 बार चेक करते हैं कि मेरा एड्रेस सही है या नहीं है, करते हैं ना चेक, ठीक है? यस मैम। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट पे आपको क्या, जब आप न्यूक्लियोलस बनाते थे ना बचपन से आज तक, आप जब भी बनाते आए हैं, तो उतने पोर्शन को ऐसे डार्क करके आप बनाते हैं और वहां ऐसे 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 करके छोड़ देते हैं। एक्चुअली द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ दैट क्रोमेटिन मटेरियल और दैट न्यूक्लियर मटेरियल। अब समझ आया? जेनेटिक यस मैम। मटेरियल जिस जगह पे पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब क्लियर है? क्योंकि बेचारे के पास यस न्यूक्लियर मैम। मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हमने बोला वहां पे कि लो भाई तुम्हारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब जैसे आप अपनी एनसीईआरटी किताब में सेल चैप्टर पे जाइएगा, आप ही की बुक में, 12th में नहीं बोल रही मैं, 11th में ही बोल रही हूँ, सेल चैप्टर में जाइएगा तो देखिएगा कि बना हुआ एडवांस न्यूक्लियस है वो, उसमें भी थोड़ा सा डार्क करके और न्यूक्लियोलस मार्क किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद रखिए। कोई अगर आज के बाद से आपसे पूछे बताओ क्या मतलब समझते हो न्यूक्लियोलस का, आपको सिंपल सी बात बोलनी है, वो जगह जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको विजुअलाइज करते हैं तो होता क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल काफी ज्यादा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, तो वो जगह जो है ना वो काफी ऐसे डार्क स्पॉट सा नजर आता है। हमने बोला अच्छा हम न्यूक्लियस तो बोल, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस तो हम बोल नहीं सकते, इसको तो क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो हम इसको न्यूक्लियोलस बोल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो अगला पॉइंट है आपका, ऑब्वियस है। बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको लेने में, समझे? मतलब समझे? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा प्रोकैरियोट्स में, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। तो लिख दीजिए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो मोनेरा में एब्सेंट है और बाकी चारों में प्रेजेंट है। तो सिर्फ मोनेरा में क्या है, क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, जिसकी वजह से मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, बाकी सब में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रेजेंट है। क्रिस्टल क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। और आप देख रहे होंगे हर एक टॉपिक, छोटा से छोटा भी टॉपिक हो, उसको जितने डेप्थ और गहराई में जाके समझाया जा सकता है मैं समझा रही हूँ आपको। यस और नो? दिख रहा है आपको? यस मैम। तो जहां तक, जिधर यस इवन मैम। की क्लास में तक को नहीं छोड़ा मैंने, जहां तक मैं जा सकती थी उसको समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 12th की एनसीईआरटी, अब आप कुछ बच्चों का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मैडम अभी से क्यों खरीदें, भाई फ्यूचर में तो लेना ही, अभी ले लीजिए। क्यों खरीदे, उसका आंसर ये है कि कई बार मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, अब जैसे फंजाई स्टार्ट होगा, आइसोगेमस अनाइसोगेमस सब कुछ स्टार्ट होगा, क्लास 12th में पहले चैप्टर में आइसोगेमेट्स की फोटो बनी हुई है, मतलब एक जैसे दिखने वाले गेमेट को आइसोगेमेट बोलते हैं। तो बार बार जब हर एक चैप्टर में कम से कम 5 बार 6 बार मैं आपको, मुझे सारा पेज नंबर शुरू से लेकर एंड तक याद है, इससे मेरी टेंशन आप मत लीजिए। मैं आपको बताती जाऊंगी ये पेज नंबर है यहाँ निकालिए, ये पेज नंबर है यहाँ निकालिए, आप डायग्राम फटाफट देखते जाएंगे। बायो जब आपने लिया है ना, डायग्राम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता है, नथिंग।
अगर ऐसी घिस पिस के स्टेटमेंट वाइज ही करना हो ना, बस बोर्ड भरना हो, कॉपी भरना हो, तब फिर वही हो जाएगा, फिर वही मिसकॉन्सेप्शन स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी रटनी पड़ती है। वैसा काम आपको नहीं करना है ना, तो आप अभी से ले लीजिए, फ्यूचर में वैसे भी। दूसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, कहते हैं मैम अगर हमारी बुक बदल गई तो। बुक बदल गई तो और अच्छी बात है। जो एनसीईआरटी जितनी पुरानी थी और जो एनसीईआरटी जितनी पुरानी होती है, उसका कंटेंट उतना ज्यादा अच्छा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल 2006 के पहले का जो एडिशन था ना एनसीईआरटी का, ढूंढ के देखिएगा, मार्केट में मिलता नहीं है। जिनके पास होती है ना वो ब्लैक करते हैं उसको। रीजन क्या है, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में था। और देखेंगे आपकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जब बच्चे तैयारी करते हैं काफी सालों तक, तो वो पुरानी एनसीईआरटी ढूंढते हैं 2006 के पहले वाली। वो जो बुक है ना, वो अभी के आपकी किताब से 11th वाली भी डबल है, 12th वाली भी डबल है। काफी मोटी मोटी किताबें होती थी, तो डिटेल तो चेंज हो जाता है। और अच्छी बात है, आपको उसमें कॉम्प्रेस फॉर्म में और सिलेबस कम होके मिलेगा, तो आपके पास डिटेलिंग तो है कम से कम, है ना। तो लेके रख लेंगे, हमेशा कोई ना कोई पेज नंबर है, कुछ ना कुछ है, मैं आपको निकलवाती रहूंगी, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज आपको समझ आएगी। तो यहाँ हमने देखा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास एब्सेंट होगा और यूकैरियोट्स के पास क्या है, प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस है। अब हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेल वॉल जो है, नेचर ऑफ सेल वॉल सबका अलग अलग होता है। तो हम इसको आसान से, मतलब बिल्कुल जो इजीएस्ट है ना, वहां से चल रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे टेबल 2.1 साफ हो जाएगा। साफ होने का मतलब याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। कुछ पार्ट आज याद होगा, कुछ पार्ट नेक्स्ट डे याद होगा, और अगली क्लास के एंड तक। मतलब मेरी तरफ से चैलेंज है, ये जो आपको टेबल दिखा ना अभी, जो आप देख के सोच रहे होंगे कि अच्छा ये टेबल है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, इस टेबल को एक और बिना देखे बनाइएगा। अभी नहीं बोल रही, आज की क्लास में नहीं बोल रही, नेक्स्ट क्लास जैसी ओवर होगा ना, ये पूरा टेबल इससे अच्छा बना सकते हैं आप। बिना देखे हुए, देख के तो फिर बना ही सकते हैं, बिना देखे हुए आप इससे अच्छा बना सकते हैं। तभी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेलिंग दे रही हूँ तो थोड़ा टाइम तो जाएगा। चलिए अब सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कहानी खत्म करनी है किसकी, एनिमेलिया की। एनिमल के पास कभी आपने बचपन से आज तक सेल वॉल बनाया है क्या? नहीं, नहीं बनाया ना। इसको खत्म कीजिए। यहाँ पे आपने लिख लिया सेल वॉल इज एब्सेंट, तो याद ही हो गया ना, इसको लिख लीजिए एब्सेंट, खत्म। बचा 4। 4 में से 4 के पास प्रेजेंट है, एक में मैंने काटा, तो ये नहीं आप भी एग्जाम में काट के आ जाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट कायदे से लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर आए। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट। सब में, एक प्रतिष्ठा को छोड़ के सब में हम लिख रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। प्रतिष्ठा में आपको चुपचाप आंख बंद करके लिख देना है प्रेजेंट इन सम। ये इतनी खिचड़ी बनाएगा आगे जाके, हालांकि मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दूंगी, बट जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, पहली कैटेगरी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, मतलब ओशन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला। फिर हम आगे जाएंगे यूग्लिनोइड्स पे, बोलेंगे फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। फिर हम प्रोटोजोअन्स पे जाएंगे, हम बोलेंगे ये बेचारा तो एक भी मेंबर जो इसका है वो ऑटोट्रॉफ हो ही नहीं सकता, दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक। तो आप क्या बोलेंगे, क्या है ये, नौटंकी लगा रखी है इसने, प्रोटिस्टा ने, चलेगा ना आपके दिमाग में यही बात। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट इन सम लिखा है, ठीक है। याद रखना, एक प्रोटिस्टा में कर देना है प्रेजेंट इन सम, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लांटी और फंजाई। इधर से सबसे आसान है आपके लिए। प्लांटी में बच्चा बच्चा जानता है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। ये कैर्लोस लिनियस साहब ने नहीं देखा था, सेल वॉल का नेचर तो खैर देखा ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। अब लास्ट हम आते हैं मोनेरा पे। मोनेरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स वही है जिसको कार्बोहाइड्रेट्स बिलोंग करते हैं, और एमिनो एसिड क्या है, जैसे आप जिस मकान में बैठे हुए हैं तो किसका बना हुआ है। जैसे मैंने एक बार और आपको एग्जांपल दिया था, मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो एमिनो एसिड है।
प्रोटीन जब भी बनता है अमीनो एसिड्स को मिला के बनता है, ठीक है। और ये जब पीडीएफ जाएगा आपके पास तो वहां पे मैंने एक बार और लिखा था और फिर मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अमीनो एसिड है उसका ये जनरल फॉर्मूला है। अब अमीनो एसिड के जनरल फॉर्मूला को जब हम लोग देखते, मैं आपको हर चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगी, अपने आप आ जाएगा। अभी आया ना, मैं लेके आई क्या इसको? नहीं ना। अभी मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं लेके आई, अपने आप आया ये, ठीक है। मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी प्रोटीन तो आपसे पूछा जाएगा। मैं 2017 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, नीट के एग्जाम का।